नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत में महाराजा विजय सिंह तक अध्ययन कर लिया था। विजय सिंह के बाद अगर जोधपुर का कोई इंपोर्टेंट शासक आता है तो वो आता है महाराजा मान सिंह। मान सिंह के अलावा दो चार और शासक हैं जो 1857 की क्रांति के समय थे। एक शासक हमारे एकीकरण के समय थे, तो उनकी भी चर्चा हम आज करेंगे। तो साथियों, महाराजा विजय सिंह की 1793 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। महाराजा विजय सिंह, जिन्हें जहांगीर के नमूने के नाम से भी जाना जाता है, और विजय सिंह की 1793 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। विजय सिंह के बाद अगर जोधपुर का कोई इंपोर्टेंट शासक आता है तो वो होता है महाराजा मान सिंह। और मान सिंह के मैं शासनकाल की बात करूं तो मान सिंह का शासनकाल था 1803 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। अब साथियों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर, जो महाराजा विजय सिंह है उनकी मृत्यु 1793 ईस्वी में हो जाती है और मान सिंह है वो शासक बनता है 1803 ईस्वी में, तो इन बीच के 10 वर्षों में जोधपुर का शासक कौन था? तो साथियों, इन बीच के 10 वर्षों में जोधपुर का शासक था महाराजा भीम सिंह। और भीम सिंह के मैं शासनकाल की बात करूं तो भीम सिंह का शासनकाल था 1793 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक। लेकिन साथियों, जो भीम सिंह है वो नहीं चाहता था कि उसके बाद कोई और शासक बने या उसके भाई राजा बने, तो भीम सिंह ने अपने भाइयों को मारने तक की योजना बना ली थी। तो 1793 ईस्वी में भीम सिंह जब जोधपुर का शासक बनता है तो मान सिंह वो मारवाड़ छोड़कर जालोर चले जाते हैं और जालोर दुर्ग में रहने लग जाते हैं, क्योंकि मारवाड़ में इनकी जान को खतरा था। लेकिन साथियों, हम जब मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे तो मान सिंह के काल में 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, जो इस भीम सिंह के कारण हुआ। तो मैं आपको जब कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में बताऊंगा तो आप सोचोगे कि ये भीम सिंह जोधपुर का शासक कब बना। तो हमें इतना पता होना जरूरी है कि 1793 ईस्वी में विजय सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर का शासक बनता है भीम सिंह, और भीम सिंह के बाद जोधपुर का शासक बना मान सिंह। इसके अलावा साथियों, भीम सिंह ने अपने शासनकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया कि इनको इतिहास में पढ़ा जाए। तो साथियों, अब हम चर्चा करेंगे महाराजा मान सिंह के बारे में। तो साथियों, बात करें महाराजा मान सिंह की, तो मान सिंह का शासनकाल था मान सिंह का शासनकाल था 1803 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कि भीम सिंह है वो जोधपुर का शासक बनता है, तो मान सिंह है वो मारवाड़ छोड़कर जालोर चले जाते हैं और जालोर दुर्ग में रहने लग जाते हैं। तो साथियों, 1793 ईस्वी में भीम सिंह जब जोधपुर का शासक बना तो मान सिंह वो मारवाड़ छोड़कर जालोर चले गए और जालोर दुर्ग में रहने लग गए, क्योंकि मारवाड़ में इनकी जान को खतरा था। और मान सिंह वो 10 वर्षों से इसी इंतजार में जालोर दुर्ग में रह रहे थे कि कभी ना कभी वो जोधपुर के शासक बनेंगे, क्योंकि भीम सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर का अगला उत्तराधिकारी मैं हूं। तो मान सिंह वो 10 वर्षों से इसी इंतजार में थे कि भीम सिंह की मृत्यु के बाद वो जोधपुर के शासक बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मान सिंह ने अपने सैनिकों से कहा कि मुझे 10 वर्ष हो गए इसी इंतजार में कि कभी ना कभी मैं जोधपुर का शासक बनूंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ बैठे बैठे भी क्या करेंगे, तो हम जालोर दुर्ग छोड़कर कहीं और चलते हैं। तो साथ ही इस जालोर दुर्ग के सामने एक मंदिर था, जलंधर नाथ का मंदिर। इस जालोर दुर्ग के सामने जालोर दुर्ग के सामने मंदिर था, जलंधर नाथ का मंदिर।
और इस जालंधर नाथ मंदिर का पुजारी था आयस देवनाथ। तो साथियों जालोर दुर्ग के सामने मंदिर था जालंधर नाथ का मंदिर, और इस जालंधर नाथ का मंदिर का पुजारी था आयस देवनाथ। ये आयस देवनाथ रोज देखता था कि मारवाड़ का कोई राजकुमार है जो जालोर दुर्ग में रह रहा है। तो ये जब जालोर दुर्ग छोड़कर जा रहे होते हैं तो आयस देवनाथ ने एक सैनिक से पूछा कि तुम आज सब लोग कहाँ जा रहे हो। तो सैनिक ने आयस देवनाथ को बताया कि जो हमारे राजकुमार है मानसी जी, वो 10 वर्षों से इसी इंतजार में जालोर दुर्ग में रह रहे थे कि कभी ना कभी वो जोधपुर के शासक बनेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ बैठे बैठे भी क्या करेंगे, तो हम जालोर दुर्ग छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। तो आयस देवनाथ ने सैनिक से कहा कि तुम अपने राजकुमार मानसी को बुला कर लाओ। तो सैनिक वो मानसी को बुला कर लाता है। तो आयस देवनाथ ने मानसी से कहा कि तुम जालोर दुर्ग छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो मानसी ने कहा कि मुझे 10 वर्ष हो गए इस इंतजार में कि कभी ना कभी मैं जोधपुर का शासक बनूंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं जालोर दुर्ग छोड़कर कहीं और जा रहा हूं। तो आयस देवनाथ ने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम 10 दिन और इस जालोर दुर्ग में रुक जाते हो तो तुम जोधपुर के शासक बनोगे। तो मानसी ने कहा कि बाबा जी सुबह सुबह बावड़ा बनाने के लिए आपको मैं ही मिला क्या। तो आयस देवनाथ ने कहा कि मैं तो इतना भी कहता हूं कि तुम अगर 7 दिन और इस जालोर दुर्ग में रुक जाते हो तो तुम जोधपुर के शासक बनोगे। तो कुछ सैनिकों ने समझाया कि हम 10 वर्षों से जालोर दुर्ग में रह रहे हैं, हमें अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई, तो 5-10 दिन और रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम तो बाद में भी चले जाएंगे, क्या पता बाबा की बात सच हो जाए। तो मानसी है वो यहाँ जालोर दुर्ग में रुक जाता है, और कुछ समय बाद ही मानसी के पास निमंत्रण आता है कि भीम सिंह की मृत्यु हो गई और जोधपुर के अगले उत्तराधिकारी आप हो, तो आप जहां कहीं भी हो रियासत आओ और अपना राज्य अभिषेक कराओ। तो साथियों याद रखना इस आयस देवनाथ की भविष्यवाणी से आयस देवनाथ की भविष्यवाणी से मान सिंह जोधपुर का शासक बना। तो साथियों आयस देवनाथ की भविष्यवाणी से मानसी वो जोधपुर का शासक बना। अब मानसी वो जालोर से जोधपुर आता है और अपना राज्य अभिषेक करवाता है। और साथियों याद रखना जो मानसी का राज्य अभिषेक है वो 5 नवंबर 1803 ईस्वी को हुआ, लेकिन जो राज्य अभिषेक का प्रोग्राम है वो जनवरी 1804 ईस्वी को हुआ, जिसे हम पुनः राज्य अभिषेक कह देते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि शासक की मृत्यु होने के बाद अगला जो उत्तराधिकारी होता था वो जहां कहीं भी हो उसका राज्य अभिषेक करना जरूरी होता था। फिर जब वो रियासत लौटता था तो उसका पुनः राज्य अभिषेक कर दिया जाता था। वैसे ही मानसी का जो राज्य अभिषेक है वो 5 नवंबर 1803 ईस्वी को हुआ, और जो पुनः राज्य अभिषेक है, राज्य अभिषेक का जो प्रोग्राम है वो जनवरी 1804 ईस्वी को हुआ। अब मानसी वो जोधपुर का शासक बन गया, और मानसी ने फिर कहा कि अरे उस बाबा को लेकर आओ, उस बाबा की भविष्यवाणी से मैं जोधपुर का शासक बनाऊं। तो आयस देवनाथ को जालोर से जोधपुर लाया गया, और मानसी ने सबसे पहले आयस देवनाथ को अपना गुरु बनाया। तो याद रखना मानसी के गुरु मानसी के गुरु आयस देवनाथ। और जो मान सिंह है उसने आयस देवनाथ को अपना गुरु बनाया और कहा कि बाबा जी अब आपको वापस जालोर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं जोधपुर में रहो, आपका जो हाथ है वो मेरे सर पर हमेशा रहना चाहिए। ऐसी 2-4 भविष्यवाणी और कर देना। तो इस आयस देवनाथ ने मानसी से कहा कि मैं नाथ संप्रदाय का हूं और मेरे नाथ संप्रदाय की यहाँ कहाँ पीठ है। तो मानसी ने कहा कि आप जिस भी संप्रदाय के हो उस संप्रदाय का मंदिर मैं बनवा देता हूं। तो मानसी ने अपने गुरु आयस देवनाथ के लिए 1805 ईस्वी में महामंदिर का निर्माण करवाया। तो साथियों लिखना
गुरु आयस देवनाथ। के लिए 1805 ईस्वी में महामंदिर का निर्माण करवाया। तो साथियों, मान सिंह ने अपने गुरु आयस देवनाथ के लिए 1805 ईस्वी में महामंदिर का निर्माण करवाया। और याद रखना, ये जो महामंदिर है ये राजस्थान में वर्तमान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो लिखना, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ। और साथियों, इस महामंदिर को 80 खंभों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, मानसी ने भी नाथ संप्रदाय ग्रहण कर लिया था। मानसी भी नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। मानसी स्वयं अनुयायी। और साथियों, इसीलिए मानसी को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। तो साथियों, मानसी ने 1805 ईस्वी में महामंदिर का निर्माण करवाया, जो राजस्थान में वर्तमान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और ये जो महामंदिर है इसे 80 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। और जो मानसी है वो खुद भी नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, और इसीलिए मानसी को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। और मानसी की एक रचना भी है, नाथ चरित्र। यह भी याद रखना, मानसी की रचना नाथ चरित्र। तो साथियों, यहां हमने बात की कि जो आयस देवनाथ है, जलंधर नाथ का मंदिर का पुजारी था आयस देवनाथ। और आयस देवनाथ की भविष्यवाणी से मानसी वो जोधपुर का शासक बना। फिर मानसी ने आयस देवनाथ को अपना गुरु बनाया और 1805 ईस्वी में अपने गुरु आयस देवनाथ के लिए महामंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो महामंदिर है यह राजस्थान में वर्तमान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इस महामंदिर को 80 खंभों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मानसी है वो खुद भी नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, और इसीलिए मानसी को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। मानसी की एक रचना भी है, नाथ चरित्र। तो साथियों, आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं आगे। अब साथियों, मानसी के बारे में अगर और बात की जाए तो अगली डेट आती है 1807 ईस्वी। और 1807 ईस्वी को क्या हुआ? कृष्णा कुमारी विवाद। जो घिंगोली का युद्ध हुआ। और घिंगोली का युद्ध है यह महाराजा मान सिंह
और जगत सिंह के मध्य हुआ। जगत सिंह सेकंड। और यह जगत सिंह सेकंड कहां का था? आमेर का। और इस गिंगोली के युद्ध में जगत सिंह सेकंड के साथ था सूरज सिंह बीकानेर से। सूरज सिंह बीकानेर का। महाराणा भीम सिंह मेवाड़ से। और आमिर खां पिंडारी। पिंडारियों की कौन सी रियासत थी? टोंक। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। और इस गिंगोली के युद्ध में जगत सिंह सेकंड विजय होता है। जगत सिंह सेकंड विजय। तो साथियों 1807 ईस्वी को कृष्णा कुमारी विवाद होता है, जो घिंगोली का युद्ध हुआ। और ये जो कृष्णा कुमारी विवाद है, ये 3 रियासतों के बीच हुआ, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासत के बीच। ये जो कृष्णा है, ये मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। और इस कृष्णा के विवाह को लेकर तीनों रियासतों के बीच विवाद हुआ, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासत के बीच, जो घिंगोली का युद्ध हुआ। इस कृष्णा कुमारी विवाद की जब हम आमेर रियासत पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। इसकी जो कहानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हमें यहाँ इतना ही पढ़ना है। जब मानसिंह के बारे में पढ़ रहे हैं तो मानसिंह के काल में 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, जो घिंगोली का युद्ध हुआ, जो महाराजा मानसिंह और जगत सिंह सेकंड के मध्य होता है। और इस घिंगोली के युद्ध में जगत सिंह सेकंड के साथ सूरज सिंह बीकानेर से और भीम सिंह मेवाड़ से, आमिर खां पिंडारी टोंक से। और इस घिंगोली के युद्ध में जगत सिंह सेकंड की विजय हुई। और साथ ही ये जो घिंगोली है, ये परबतसर तहसील नागौर में है। परबतसर तहसील नागौर। तो साथ ही इस कृष्णा कुमारी विवाद की डिटेल्स के साथ चर्चा हम आमेर रियासत पढ़ेंगे तब करेंगे। इसकी जो कहानी है वो हम जब आमेर रियासत पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हमें यहाँ इतना ही पता होना जरूरी है कि मानसिंह के काल में 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, जो घिंगोली का युद्ध हुआ। घिंगोली वो परबतसर तहसील नागौर के अंदर है। और जो ये घिंगोली का युद्ध है, यह महाराजा मानसिंह और जगत सिंह सेकंड के मध्य होता है। इस घिंगोली के युद्ध में जगत सिंह सेकंड के साथ सूरज सिंह बीकानेर से, भीम सिंह मेवाड़ से, आमिर खां पिंडारी टोंक से। और राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। और इस घिंगोली के युद्ध में जगत सिंह सेकंड की विजय होती है। फिर साथियों अगली डेट आती है 1818 ईस्वी। 1818 ईस्वी। और 1818 ईस्वी को क्या हुआ? मानसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। तो फिर साथियों 1818 ईस्वी में मानसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। अब अगली डेट आती है 1835 ईस्वी। साथियों 1 बाय 1 चल रहे हैं हम। हमने पहले देखा कि 1803 ईस्वी में मानसिंह वो जोधपुर का शासक बना। फिर 1805 ईस्वी में महामंदिर का निर्माण करवाया। फिर 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। फिर 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। अब अगली डेट है 1835 ईस्वी। और 1835 ईस्वी को क्या हुआ? लिखना मानसिंह के काल में मानसिंह के काल में अंग्रेजों द्वारा जोधपुर लीजियन
जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। तो साथियों 1835 ईस्वी में मानसिंह के काल में अंग्रेजों द्वारा जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। यह इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो 1835 ईस्वी में मानसिंह के काल में अंग्रेजों द्वारा जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। और ये जो जोधपुर लीजियन थी इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय रखा था एरिनपुरा को। लिख लेना मुख्यालय। जोधपुर लीजियन का जो मुख्यालय था वो था एरिनपुरा। और एरिनपुरा कहां है? पाली के अंदर। तो साथियों 1835 ईस्वी में मानसिंह के काल में अंग्रेजों द्वारा जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। और जोधपुर लीजियन का जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय वो था एरिनपुरा। फिर साथियों अगली डेट आती है 1839 ईस्वी। और 1839 ईस्वी को क्या हुआ देखो, जोधपुर पर अंग्रेजों का अधिकार। फिर साथियों जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना। तो साथियों 1839 ईस्वी में जोधपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना हो जाती है। तो साथियों यहां हमने बात की कि 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, जो घिंगोली का युद्ध हुआ। घिंगोली है वो परबतसर तहसील नागौर के अंदर है। और ये जो घिंगोली का युद्ध है ये महाराजा मान सिंह और जगत सिंह सेकंड के मध्य होते हैं। और इस युद्ध में, घिंगोली के युद्ध में, जगत सिंह सेकंड के साथ सूरज सिंह बीकानेर से, भीम सिंह मेवाड़ से, आमिर खां पिंडारी टोक से। और इस घिंगोली के युद्ध में जगत सिंह सेकंड की विजय हुई। और ये जो कृष्णा कुमारी विवाद है ये मैंने पहले आपको बताया था, ये कि भीम सिंह के कारण हुआ था। हम आमेर रियासत बढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। फिर साथियों 1818 ईस्वी में मान सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। फिर साथियों 1835 ईस्वी में मान सिंह के काल में अंग्रेजों द्वारा जोधपुर लीजियन का गठन किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय वो रखा एरिनपुरा। फिर 1839 ईस्वी में जोधपुर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना की गई। और साथियों एक नोट पॉइंट लगा के और लिखना कि 1831 ईस्वी में मान सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया। अब साथियों इसके अलावा मान सिंह का एक दरबारी विद्वान था बांकीदास, जहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं मान सिंह के दरबारी विद्वान की। अब साथियों बात करें मान सिंह के दरबारी विद्वान की, तो मान सिंह का दरबारी विद्वान था मान सिंह का दरबारी विद्वान बांकीदास। और बात करें बांकीदास की प्रमुख रचनाओं की, तो बांकीदास की प्रमुख रचनाएं है बांकीदास की ख्यात,
दानतार बावनी, कुकवि बत्तीसी, मान जसो मंडन, नीति मंजरी, तो साथियों मानसी का दरबारी विद्वान था बांकीदास और बांकीदास की प्रमुख रचनाएं हैं बांकीदास की ख्यात, दानतार बावनी, नीति मंजरी, कुकवि बत्तीसी, मान जसो मंडन। और साथियों बांकीदास का एक गीत भी है, यह भी याद रखना। आइयो अंग्रेज, आइयो अंग्रेज मुल्क मुल्क रे ऊपर। तो साथियों बांकीदास का एक गीत भी है, आइयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। तो साथियों जो मानसी का दरबारी विद्वान है वो था बांकीदास और बांकीदास की प्रमुख रचनाएं बांकीदास की ख्यात, दानतार बावनी, कुकवि बत्तीसी, मान जसो मंडन, नीति मंजरी। और बांकीदास का गीत है आइयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। अब साथियों जो मान सिंह है वो कंप्लीट हो जाता है और मान सिंह के बाद जोधपुर का शासक बनता है तख्त सिंह। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं तख्त सिंह की। अब साथियों बात करें मानसी के बाद जोधपुर का अगला शासक बनता है महाराजा तख्त सिंह। तो साथियों बात करें महाराजा तख्त सिंह की, तो तख्त सिंह का शासनकाल था 1843 ईस्वी से 1873 ईस्वी तक। और साथियों तख्त सिंह की सबसे पहली बात मिलती है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक तो साथियों महाराजा मानसिंह के बाद जोधपुर का शासक बनता है महाराजा तख्त सिंह और तख्त सिंह का शासन काल है 1843 ईस्वी से 1873 ईस्वी तक। और तख्त सिंह की सबसे पहली बात मिलती है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक। और साथियों इसके अलावा अगर हम तख्त सिंह की और बात करें तो लिखना 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया। फिर साथियों अगला नोट पॉइंट लगाना कि 1870 ईस्वी में मेयो कॉलेज निर्माण में आर्थिक सहायता दी। फिर साथियों अगला नोट पॉइंट लगाना जोधपुर में तख्त सागर
तालाब का निर्माण करवाया। तो साथियों, महाराजा मान सिंह के बाद जोधपुर के शासक बने महाराजा तख्त सिंह। और तख्त सिंह की दो चार बातें ही है कि एक तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे, और दूसरी 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया। इसके पीछे भी कहानी है कि जो महाराजा तख्त सिंह है वो इस लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में भाग लेने के लिए अजमेर जाते हैं, लेकिन जो तख्त सिंह है उन्होंने देखा कि जो दरबार में उनका जो स्थान है, उनकी जो कुर्सी है वो और शासकों से पीछे लगाई हुई है। तो ये तख्त सिंह है, ये खुद को अपमानित महसूस करते हैं कि जो मेरे लेवल के शासक है, कम से कम उनके बराबर तो मेरा स्थान होना चाहिए। जो मेरी कुर्सी है, मेरा स्थान है, वो ऊंची जगह पर नहीं है। तो ये खुद को अपमानित महसूस करके और वहां अजमेर दरबार में बिना भाग लिए ही वापस आ जाते हैं जोधपुर। इस बात से अंग्रेज हैं वो नाराज हो जाते हैं और तख्त सिंह की जो तोपों की सलामी थी वो भी हटा दी थी। तो साथियों, 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया। फिर 1870 ईस्वी में मेयो कॉलेज निर्माण में आर्थिक सहायता दी और जोधपुर में तख्त सागर तालाब का निर्माण करवाया। अब साथियों, महाराजा तख्त सिंह के बाद जोधपुर का शासक बनता है महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। और ये जो फर्स्ट और सेकंड है, ये इसीलिए इनके आगे लगता था कि उसी नाम का शासक अगर कोई पहले हुआ है तो उसके फर्स्ट लग जाएगा, बाद में हुआ तो उसके सेकंड, और उसी नाम का शासक अगर फिर भी बाद में होता है तो उसके थर्ड लग जाएगा। तो साथियों, एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं जसवंत सिंह सेकंड की। अब साथियों, महाराजा तख्त सिंह के बाद जोधपुर का शासक बना जसवंत सिंह सेकंड। और बात करें हम जसवंत सिंह सेकंड की, तो जसवंत सिंह सेकंड का शासन काल था 1873 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक। तो साथियों, जो जसवंत सिंह सेकंड है ये अंग्रेजों के बड़े भक्त थे। तो इन्होंने 1875 और 1877 में अंग्रेजों ने दरबार लगाए थे, उन दरबारों में जसवंत सिंह सेकंड ने भाग लिया। तो साथियों, लिखना 1875 में कलकत्ता दरबार, फिर 1877 में दिल्ली दरबार, और इन दोनों दरबारों में जसवंत सिंह सेकंड ने भाग लिया। तो साथियों, जो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड है ये अंग्रेजों के बड़े भक्त थे। तो इन्होंने 1875 में कलकत्ता दरबार और 1877 में दिल्ली दरबार, दोनों दरबारों में भाग लिया। फिर जसवंत सिंह सेकंड के काल की अगली बात है 1881 ईस्वी की। और 1881 ईस्वी को क्या हुआ? जोधपुर में पहली जनगणना हुई। तो साथियों, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में 1881 ईस्वी में जोधपुर में पहली जनगणना हुई। और जनगणना का सबसे पहले जो उल्लेख है वो मुणोत्नयन सिंह की रचना है मारवाड़ परगनारी विगत के अंदर मिलता है। लेकिन जो पहली जनगणना है वो जसवंत सिंह सेकंड के काल में 1881 ईस्वी के अंदर हुई। और साथियों, 1883 ईस्वी में
अगला नोट पॉइंट लगाना, 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती सरस्वती मारवाड़ आए। तो साथियों 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती है वो मारवाड़ आए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को राई का बाग नामक स्थान पर ठहराया गया कि बाबा जी आप यहाँ रहो और यहाँ अपने उपदेश दो। लेकिन साथियों ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती मारवाड़ आए। इंपॉर्टेंट है वो लिखो आप, जसवंत सिंह की एक प्रेमिका थी महिला मित्र, जसवंत सिंह की प्रेमिका, और इस प्रेमिका का नाम था नन्ही जान। तो साथियों जसवंत सिंह की प्रेमिका थी महिला मित्र नन्ही जान। तो ये जो महर्षि दयानंद सरस्वती जब मारवाड़ आए तो इन्हें राय का बाग नामक स्थान पर ठहराया गया कि बाबा जी आप यहाँ अपने उपदेश दो। तो जो जसवंत सिंह सेकंड है वो सुबह उठते, नहा धोकर तैयार होकर दरबार में चले जाते और जो राजनीतिक या प्रशासनिक मामले है जनता की सुनवाई करते। दोपहर तक दरबार खत्म होने के बाद जब दरबार कंप्लीट हो जाता तो वो राई का बाग नामक स्थान पर महर्षि दयानंद सरस्वती के उपदेश सुनने के लिए चले जाते। फिर शाम को लेट तक लौटते, खाना वाना खाकर वापस सो जाते। अगले दिन सुबह वापस उठते, दरबार में चले जाते तैयार होकर, फिर वही राजनीतिक प्रशासनिक और जनता की सुनवाई करते। उसके बाद वापस महर्षि दयानंद सरस्वती के उपदेश सुनने के लिए राय का बाग नामक स्थान पर चले जाते। फिर शाम को वापस लेट तक लौटते, खाना वाना खाकर वापस सो जाते। लेकिन जसवंत सिंह का इतना बिजी शेड्यूल होने के कारण जो जसवंत सिंह सेकंड है वो अपनी इस प्रेमिका नन्ही जान को टाइम नहीं दे पा रहे थे। और इस बात से ये जो नन्ही जान है ये नाराज हो जाती है और इस नन्ही जान ने सोचा कि ये तो पहले से बाबा है ही और मेरे वाले को और बाबा बना देगा। वरना जो जसवंत सिंह जी है वो पहले दरबार होने के बाद मुझसे मिल लिया करते थे, बातें कर लिया करते थे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो इस बाबा की वजह से हो रहा है। ये तो पहले से बाबा है, मेरे वाले को और बाबा बना देगा। तो इस नन्ही जान ने दूध के कटोरे में, कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि कांच पीस कर मिला दिया और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जहर मिला दिया। लेकिन साथियों ये बहस का मुद्दा नहीं है कि सर कांच पीस कर मिलाए या जहर, जो भी हो, लेकिन अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं कि जहर मिला दिया और नन्ही जान ने दूध के कटोरे में जहर मिला के और दयानंद सरस्वती को दे दिया। और दयानंद सरस्वती ने जब वो दूध पिया तो इनकी तबीयत खराब होती है, तो ये मारवाड़ से अजमेर की ओर आ जाते हैं। तो साथियों लिखना, जसवंत सिंह की प्रेमिका नन्ही जान द्वारा जहर देने के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती की 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन अजमेर में मृत्यु हो गई। तो साथियों 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती मारवाड़ आए और फिर जसवंत सिंह की प्रेमिका जो महिला मित्र थी नन्ही जान, उसके द्वारा जहर देने के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती की 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन अजमेर में मृत्यु हो जाती है।
फिर साथियों जसवंत सिंह के काल की अगली डेट या फिर घटना है 1883 ईस्वी की। और 1884 ईस्वी को क्या हुआ? जोधपुर में नगर पालिका की स्थापना। जोधपुर में नगर पालिका की स्थापना। फिर साथियों अगली डेट आती है 1885 ईस्वी। और 1885 ईस्वी को बाल विवाह पर रोक। तो साथियों 1884 ईस्वी को जोधपुर में नगर पालिका की स्थापना हुई। फिर 1885 ईस्वी में बाल विवाह पर रोक लगा दी। तो साथियों यहां हमने बात की महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के बारे में। तो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने 1875 ईस्वी में कलकत्ता दरबार और 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भाग लिया। फिर 1881 ईस्वी में जसवंत सिंह सेकंड के काल में जोधपुर में पहली जनगणना हुई। फिर 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती मारवाड़ आए और जसवंत सिंह की प्रेमिका नन्ही जान द्वारा जहर देने के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती की 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन अजमेर में मृत्यु हो जाती है। फिर 1884 ईस्वी को जोधपुर में नगरपालिका की स्थापना हुई। फिर 1885 ईस्वी को बाल विवाह पर रोक लगाई। अब साथियों जो जसवंत सिंह सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है और जसवंत सिंह सेकंड के बाद जोधपुर का शासक बनता है सरदार सिंह। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं सरदार सिंह की। अब साथियों जसवंत सिंह सेकंड के बाद जोधपुर का शासक बना सरदार सिंह। और हम बात करें सरदार सिंह की, सरदार सिंह और सरदार सिंह का शासनकाल था 1895 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक। और साथियों सरदार सिंह के काल की एक घटना है जो हमें पढ़नी पड़ती है 1899 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक। जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। और साथियों ये जो जसवंत थड़ा का निर्माण है ये अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। और साथियों जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो साथियों महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के बाद जोधपुर का शासक बनता है जसवंत सिंह सेकंड का पुत्र सरदार सिंह। और सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया।
और ये जो जसवंत थड़ा का निर्माण है ये अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में, और इस जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जब हम मेहरानगढ़ दुर्ग जाते हैं तो उसकी तली हट्टी की ओर बना हुआ है, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। फिर साथियों सरदार सिंह के काल की अगली घटना आती है 1899 ईस्वी की। 1899 ईस्वी, और 1899 ईस्वी को क्या हुआ? छप्पनिया अकाल पड़ा। तो साथियों सरदार सिंह के काल में 1899 ईस्वी में छप्पनिया अकाल पड़ता है। और इसे छप्पनिया अकाल क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत थी इस समय 1956। तो साथियों 1899 ईस्वी में विक्रम संवत है वो थी 1956, तो इसे छप्पनिया अकाल कहा गया। जब हम महाराजा अभय सिंह के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो विक्रम संवत है वो ईस्वी से 57 वर्ष बड़ी होती है। और साथियों जो हमारे हिंदू धर्म में त्योहार होते हैं वो भी विक्रम संवत पर ही आधारित होते हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, सावन, ये जो महीने ये विक्रम संवत के महीने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च ये ईस्वी के महीने हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म में त्योहार है वो भी विक्रम संवत पर ही आधारित होते हैं। तो 1899 ईस्वी में सरदार सिंह के काल में छप्पनिया अकाल पड़ता है। और साथियों सरदार सिंह के काल की अगली बात है, नोट पॉइंट लगा के लिखना कि इनके समय जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था। तो साथियों सरदार सिंह के समय जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था। सरदार सिंह वो भी पोलो के बहुत बड़े खिलाड़ी थे जो घोड़े पे बैठकर खेला जाता है। तो साथियों यहां हमने बात की महाराजा सरदार सिंह के बारे में, और सरदार सिंह का शासन काल है 1995 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक। और महाराजा सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। और ये जो जसवंत थड़ा का निर्माण है ये अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में करवाया। और इस जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। फिर सरदार सिंह के काल में 1899 ईस्वी में छप्पनिया अकाल पड़ा। और इसे छप्पनिया अकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1999 ईस्वी में विक्रम संवत है वो 1956 थी, तो इसे छप्पनिया अकाल कहा गया। फिर साथियों सरदार सिंह के समय जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था। अब साथियों यहाँ हमारे जो सरदार सिंह वो कंप्लीट हो जाता है। और सरदार सिंह के बाद जोधपुर का शासक बनता है उमेद सिंह। तो आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं उमेद सिंह की। अब साथियों बात करें महाराजा उमेद सिंह की। तो उमेद सिंह का शासन काल है 1918 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो साथियों महाराजा सरदार सिंह के बाद जोधपुर का शासक बनता है महाराजा उमेद सिंह। और उमेद सिंह का शासन काल है 1918 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। अब उमेद सिंह के काल की भी एक घटना है जो इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़नी पड़ती है, और वह 18 नवंबर 1929 ईस्वी की। और 18 नवंबर 1929 ईस्वी को क्या हुआ?
छित्तर की पहाड़ी पर। छित्तर की पहाड़ी पर छित्तर पैलेस या उम्मेद पैलेस। छित्तर पैलेस या उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया। और बात करें छित्तर पैलेस या उम्मेद पैलेस के वास्तुकार की, तो इसके वास्तुकार थे हेनरी वॉन लेकेस्टर। और बुद्धमल राय। और साथ ही इस उम्मेद पैलेस को विश्व का सबसे रिहायशी महल माना गया है। फिर साथियों उमेद सिंह की लिखना, उमेद सिंह को मारवाड़ का कर्णधार कहा जाता है। फिर अगला नोट पॉइंट लगाना, उमेद सिंह ने जमाई बांध का निर्माण करवाया। तो साथियों सरदार सिंह के बाद जोधपुर का शासक बना उमेद सिंह, और उमेद सिंह का शासन काल है 1918 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। और उमेद सिंह के काल की घटना है 18 नवंबर 1929 ईस्वी की, और वह छित्तर की पहाड़ी पर छित्तर पैलेस या उमेद पैलेस का निर्माण करवाया। और ये जो छित्तर पैलेस या उमेद पैलेस है, इसका जो वास्तुकार था, जिसने इसका नक्शा बनाया था, वो था हेनरी वॉन लेकेस्टर और बुद्धमल राय। और साथ ही छित्तर पैलेस या उमेद पैलेस को विश्व का सबसे रिहायशी महल माना गया है। फिर साथियों उमेद सिंह को मारवाड़ का कर्णधार कहा जाता है, और उमेद सिंह ने जमाई बांध का निर्माण करवाया। अब जो महाराजा उमेद सिंह है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और उमेद सिंह के बाद जोधपुर का शासक बनता है हनुमंत सिंह, जो जोधपुर रियासत का अंतिम शासक है। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं हनुमंत सिंह की। अब साथियों उमेद सिंह के बाद जोधपुर का शासक बना हनुमंत सिंह। तो साथियों बात करें महाराजा हनुमंत सिंह की, तो हनुमंत सिंह का शासन काल है 1947 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक। और साथियों हनुमंत सिंह की सबसे पहली बात है कि जोधपुर रियासत का
अंतिम शासक। जोधपुर रियासत का अंतिम शासक। फिर साथियों अगला पॉइंट लगाना, मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। फिर साथियों अगला लगाना नोट पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों से 9 अगस्त 1947 को भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करवाए। फिर साथियों अगला नोट पॉइंट लगा के लिखना, 1949 में जोधपुर रियासत राजस्थान एकीकरण में विलय हो गई। तो साथियों जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे हनुवंत सिंह, और हनुवंत सिंह का शासनकाल था 1947 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक। और साथियों मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर हनुवंत सिंह है वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों से 9 अगस्त 1947 को भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करवाए। और साथियों भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाली सबसे पहली रियासत थी बीकानेर रियासत, और बीकानेर रियासत के शासक थे शार्दुल सिंह। सबसे पहले शार्दुल सिंह ने सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे भारतीय संघ अधिनियम पर। जब सभी शासकों को बुलाकर पूछा गया कह रहे थे सगड़ा राज्य तो हो गए, तो शार्दुल सिंह है वो सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले ऐसे बड़ा सा एस लिख के साइन किया, शार्दुल सिंह। तो साथियों सबसे पहले भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत है बीकानेर रियासत, और जो हमारी जोधपुर रियासत है उसने हस्ताक्षर किए थे 9 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों से 9 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करवाए। और फिर साथियों 1949 ईस्वी में जो जोधपुर रियासत है वो राजस्थान एकीकरण में विलय हो गई। और साथियों यहाँ हमारे जो मारवाड़ रियासत है वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे बीकानेर रियासत की। बीकानेर रियासत में भी राठौड़ राजवंश चला करता था जो कि मारवाड़ से ही गया था। और साथियों जो बीकानेर है वो राठौड़ों की सत्ता का दूसरा प्रमुख केंद्र है। राठौड़ों की सत्ता का तीसरा प्रमुख केंद्र था किशनगढ़। मोटा राजा उदय सिंह पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने
1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना की, और जो किशनगढ़ है वो राठौड़ों की सत्ता का तीसरा प्रमुख केंद्र है, बीकानेर है वो राठौड़ों की सत्ता का दूसरा प्रमुख केंद्र है। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बीकानेर रियासत, और बीकानेर रियासत में भी राठौर राजवंश ही चला करता था। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।